am starting with my lecture. Today's lecture is my neurological examination. जैसे आप सब लोगों को मालूम है, हम आयुर्वेद में यदि चिकित्सा क्षेत्र में बैठते हैं, ओपीडी में बैठते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वात व्याधि के पेशेंट हमारे पास आते हैं। अब वात व्याधि ठीक है, उसमें न्यूरोमस्कुलेटल भी रहता है और न्यूरो डेफिसिट भी रहते हैं। तो ये सब हम व्याधि को हम वात व्याधि से कोरिलेट करते हैं। और जब न्यूरो डेफिसिट के पेशेंट्स रहते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसीज लेकर के आते हैं, तो उस समय उनकी एग्जामिनेशन करते समय ये बातों का बहुत इम्पोर्टेंस है कि उसकी कंप्लेंट्स किस प्रकार की हैं और उसको जो व्याधि हुआ है उसका ड्यूरेशन कितना है। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि पेशेंट को कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स है, वात व्याधि है और उसका ड्यूरेशन यदि ज़्यादा है, मोर देन 3 मंथ्स के ड्यूरेशन पे आता है, तो उसकी कष्ट साध्यता बढ़ जाती है। और यदि वो अर्ली स्टेज में हमारे पास आता है तो उसका साध्यता में हम जाए तो वो सुख साध्य की तरफ आता है, उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए उसका ड्यूरेशन कितना है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस है। इस ड्यूरेशन और प्रेजेंट कंप्लेंट में एक चीज़ आती है ऑनसेट का, कि व्याधि का ऑनसेट कैसा है। क्योंकि आयुर्वेदिक बुक्स में अगर हम देखें तो वात व्याधियों का वर्णन शॉर्ट में दिया है। जैसे पक्षाघात का वर्णन यदि हम देखें तो बहुत शॉर्ट में दिया है, अर्दित देखें तो बहुत शॉर्ट में दिया है। लेकिन यदि ये पक्षाघात व्याधि है जिसको हम सीवी सेरेब्रोवेस्कुलर एपिसोड या हेमिप्लेजिया या स्ट्रोक ऐसा यदि हम डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें ऑनसेट का बहुत इम्पोर्टेंस है कि व्याधि की शुरुआत कैसे हुई। देखो, व्याधि जो मॉडर्न वे से अगर हम पक्षाघात व्याधि को एग्जामिन करते हैं तो वो उसके जो कॉजेज बताए, थ्रोम्बोसिस से होगा या एम्बोलिज्म से होगा या सेरेब्रल हेमोरेज से होगा। तो ये किस कैटेगरी से हुआ है इसका डायग्नोसिस हम क्लिनिकली कर सकते हैं। और उसका ऑनसेट ग्रेजुअल ऑनसेट है या सडन ऑनसेट है, इसका भी हम क्लिनिकल वे से डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे थ्रोम्बोसिस का पेशेंट रहेगा तो उसका ऑनसेट जो रहता है ग्रेजुअल ऑनसेट रहता है। ग्रेजुअल यानी कैसे कि वो 24 घंटे के अंदर विदिन 24 आवर्स डेवलप हुआ व्याधि रहता है। पेशेंट को क्या रहता है कि रात के समय उसके राइट हैंड, राइट अपर आर्म या लेफ्ट अपर लिम्ब में टिंगलिंग सेंसेशन रहता है। घर वाले उसको बोलते कुछ नहीं, ठीक है, मालिश कर देते हैं, वो सो जाता है। सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद वो जब वो बेड से नीचे उतरने की कोशिश करता है तो उतर नहीं पाता है। और जब उसको दौड़ धूप मचती है, हॉस्पिटल लेके जाने की प्रोसीजर आती है, तब उसके आवाज़ भी बंद होना शुरू हो जाती है। ये जो ऑनसेट है ग्रेजुअल ऑनसेट रहता है, यानी ये ग्रेजुअल ऑनसेट हो गया। सडन ऑनसेट कैसा रहता है, पेशेंट क्या बोलता है कि मैं बैठा था, चाय पी रहा था और एकाएक उसके रिलेटिव बताते हैं उसके हाथ में से कप प्लेट गिर गया और उसको एक साइड का वीकनेस डेवलप हो गया। यानी ये हो गया सडन ऑनसेट। यानी दो कंडीशन में फर्क है। दूसरा, थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट क्या टिपिकल हिस्ट्री रहती है। स्ट्रोक के जो पेशेंट आते हैं एक विशिष्ट हिस्ट्री लेकर के हमारे पास आते हैं कि पेशेंट बोलता है कि सुबह वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 4:30 बजे, 5 बजे या 5, 5:30 के आसपास यूरिनेशन के लिए उठा था। वो यूरिनेट करके आया, बाहर मैंने दरवाजा खोला, घर के बाहर गया, यूरिनेशन किया, उसके बाद वापस बेड पे आया तो गिर गया। यानी वो कैसा थ्रोम्बोसिस का पेशेंट क्या हिस्ट्री देता है, अगर वो यूरिनेशन को नहीं जाता था तो शायद उसको स्ट्रोक डेवलप नहीं होता था। यानी ये एक टिपिकल साइन रहता है कि उसको जो हिस्ट्री है, उसको जो ऑनसेट हुआ है थ्रोम्बोसिस की वजह से हुआ है, ये ग्रेजुअल ऑनसेट में आएगा। ये ग्रेजुअल ऑनसेट में आएगा। सेरेब्रल हेमोरेज का यदि पेशेंट है तो वो भी सडन ऑनसेट में आता है। अभी इसमें इम्पोर्टेंस ऐसा है, प्रेजेंट कंप्लेंट्स कैसी लाता है और उसका ऑनसेट कैसा है, सेरेब्रल हेमोरेज में इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कोई पेशेंट को स्ट्रोक डेवलप हुआ है, ठीक है, उसका राइट साइड या लेफ्ट साइड पूरा 0 ग्रेड पे गया हुआ है, हॉस्पिटलाइज है और अफेजिया है, ये सब बातें उसमें है। अब उसकी हिस्ट्री ऐसी देते हैं लोग कि
वो पेशेंट गाड़ी चला रहा था, गिर गया और बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया और उसको हॉस्पिटल लेके गए और जब उसको होश आया तो उसमें एक साइड का वीकनेस डेवलप हुआ था या स्ट्रोक हो गया था या हेमिप्लेजिया हो गया था। अब इसमें दो बातें हैं, वो गाड़ी चला रहा था, टू व्हीलर चला रहा था, अगर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसका बीपी शूटअप हो गया और गाड़ी चलाते हुए ही, टू व्हीलर चलाते चलाते ही उसे सेरेब्रल हेमोरेज हो गया, अनकॉन्शियस हो गया और गाड़ी से गिर गया, उसका कंट्रोल चला गया, गाड़ी से हॉस्पिटलाइज किया। हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट को 40 आवर्स से लेके 7 डेज तक अनकॉन्शियसनेस रहती है। सेरेब्रल हेमोरेज वालों को 48 घंटे से लेके 7 दिन तक वो अनकॉन्शियस रह सकता है, क्योंकि सेरेब्रल इडिमा डेवलप हो गया रहता है सडन ऑनसेट की वजह से। जैसे जैसे इडिमा कम, सेरेब्रल इडिमा कम होगा, उसका अनकॉन्शियस से सेमी कॉन्शियस, ड्राउजी, ये स्टूपर, ये स्टेजेस से वो बाहर आता है। तो अभी इसमें क्या हुआ था, गाड़ी चला रहा था, बीपी शूट हो गया, सेरेब्रल हेमोरेज हो गया, गाड़ी से गिर गया, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ऐसा है हिस्ट्री में, इसके प्रेजेंट कंप्लेंट्स और हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट चीज ऐसी है कि वो गाड़ी चलाते समय उसका कहीं कभी ध्यान भटक गया, वो कहीं रोड पे टकरा गया, गाड़ी स्लिप हो गई, डिवाइडर से टकरा गया, जोर से गिर गया, हेड इंजरी हो गई और हेड इंजरी होकर के उसको सेरेब्रल हेमोरेज हो गया, अनकॉन्शियस था, हॉस्पिटलाइज किए, जब उसको होश आया 48 घंटे से लेकर 7 दिन के अंदर बाद, तो उसमें स्ट्रोक डेवलप हुआ दिखाई दिया। यानी कंडीशन कैसी है, गाड़ी चलाते समय उसको स्ट्रोक हुआ या गाड़ी से गिरने के बाद उसको स्ट्रोक हुआ हेड इंजरी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। यदि आप न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट को पास्ट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस यहाँ आपको मिलेगा। 4 नंबर पे लिखा है मैंने पास्ट हिस्ट्री। उसको पास्ट हिस्ट्री में हाइपरटेंशन था, तो इसका मतलब इरेगुलर मेडिकेशन था, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन था और उसको स्ट्रोक डेवलप हुआ, गिर गया, हेड इंजरी नहीं हुई थी। यानी ये पास्ट हिस्ट्री के ऊपर से आप ऑनसेट, उसका ड्यूरेशन, उसका कंप्लेंट्स कैसी प्रेजेंट करता है, ये सब चीजों को इम्पोर्टेंस है। उसके बाद उस पेशेंट को डायबिटीज की हिस्ट्री मिलती है क्या, सेरेब्रो, अभी ये क्या है, एक सेरेब्रोवेस्कुलर डिसीजेस। इसमें एक हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट रहते हैं वो क्या रहते हैं, वो इरेगुलर मेडिकेशन लेते रहते हैं और उनको रिपीटेडली स्ट्रोक डेवलप होते रहता है, न्यूरो डेफिसिट होता है। वो जो कंडीशन है, दैट कंडीशन इज TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक बार बार उनको आते रहते हैं। यानी वो कैसा रहता है कि सेरेब्रल सर्कुलेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आता है और विद इन 24 आवर्स में कोलैटरल सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। अब कोलैटरल सर्कुलेशन शुरू हो जाने की वजह से ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाता है और पेशेंट का इंफार्क्शन होते होते, सेरेब्रल इंफार्क्शन होते होते बच जाता है और विद इन 24 आवर्स वो उठ करके चलने लगता है, अच्छे से बोलने लगता है, उसकी एक्टिविटीज नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाती है। यानी और फिर वो वापस आकर के अपने हाइपरटेंशन का मेडिकेशन इरेगुलर करता है, कुछ दिन तक रेगुलर रहता है, 6 महीने 8 महीने बीत गए, फिर से वो वापस अपने अपथ्य सेवन शुरू कर देता है, मेडिकेशन प्रॉपर नहीं लेता है, इन बिटवीन फिर से उसका बीपी शूट होता है या थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाता है, लेकिन फिर से कोलैटरल सर्कुलेशन चालू हो जाता है। ये रिपीटेडली उसको अगर होता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, इसका मतलब वो इरेगुलर मेडिकेशन वाला है, प्रॉपर हाइपरटेंशन की मेडिसिन नहीं लेता है। यानी ये चीजों का इंपॉर्टेंस है। उसको वेस्कुलर सेरेब्रो न्यूरो डेफिसिट कितने बार हुआ, क्यों हुआ, या कई बार ऐसा होता है ना, कई लोगों के पास हेमिप्लेजिया के पेशेंट जाते हैं और 24 घंटे में ठीक हो गया ऐसा पूरा दावा करते हैं, बट एक्चुअली वो 24 घंटे में ठीक होने का कारण मेडिसिन नहीं रहती है, कोलैटरल सर्कुलेशन शुरू हो गया रहता है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक के पेशेंट रहते हैं और क्रेडिट पूरा जो भी कोई मेडिकेशन देने वाला रहता है वो ले लेता है। तो न्यूरो डेफिसिट डायबिटीज की जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो प्रॉपर हिस्ट्री लेना जरूरी है, उसको पास्ट हिस्ट्री क्या है। दूसरा एक उसके आगे मैंने लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। अभी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा में कैसा इंपॉर्टेंस है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, कई पेशेंट आते हैं, सर्वाइकल माइलोपैथी के आते हैं, पैराप्लेजिया के पेशेंट आते हैं। अभी पैराप्लेजिया के तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेशेंट
ट्रॉमा के रहते हैं, गाड़ी से गिर गया, टेरिस से गिर गया और उसके लंबर वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो गया, डिस्प्लेस हो गया, स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेस हो गया और उसको पैराप्लेजिया हो गया। ये हिस्ट्री टिपिकल ट्रॉमा की रहती है। उस कंडीशन में या सर्वाइकल माइलोपैथी आया है, सर्वाइकल माइलोपैथी में दो तरह के पेशेंट आते हैं, एक तो सर्वाइकल रीजन पे ट्रॉमा लग गया, वर्टिब्री फ्रैक्चर हो गया या वर्टिब्री डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह छोड़ करके स्पाइनल कॉर्ड को कॉम्प्रेस करने लग गया, तो सडन ऑनसेट रहता है, उस समय सडन ऑनसेट रहता है क्वाड्रिप्लेजिया। सर्वाइकल माइलोपैथी में क्वाड्रिप्लेजिया डेवलप होता है, बट यही सर्वाइकल माइलोपैथी यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से डेवलप होती है तो वो ग्रेजुअल ऑनसेट रहता है। ग्रेजुअल ऑनसेट कैसा रहता है, पहले उसको अपर लिम्स में वीकनेस डेवलप शुरू होता है एक साइड में, फिर दूसरे अपर साइड के लेफ्ट साइड में, दोनों अपर लिम्स में वीकनेस आने के बाद फिर उसको टिंगलिंग सेंसेशन लोअर लिम्स में आने लगता है, फिर एक साइड में वीकनेस आएगी, दूसरे साइड में वीकनेस आएगी। ये ग्रेजुअल ऑनसेट 6 महीने से चल रहा है, 8 महीने से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, इस तरह की हिस्ट्री लेकर के आता है। तो ट्रॉमा हुआ था क्या उसको, इसका इंपॉर्टेंस है न्यूरो डेफिसिट में। कई बार पैराप्लेजिया की जो पेशेंट आते हैं ट्रॉमा नहीं रहता है। अभी हमने 6 महीने पहले एक लेडी देखा था जिसमें पैराप्लेजिया डेवलप हुआ था। उसको हिस्ट्री, यंग लेडी थी, 38-36 इयर्स ओल्ड लेडी थी उसको। हाँ, तो 36-38 इयर्स की लेडी थी, 2 प्राइवेट हॉस्पिटल से आई थी घूम करके, पर वात व्याधि है चूंकि इधर फेमस है, हमारा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो नागपुर में है वो फेमस है न्यूरो डेफिसिट डिसीजेस के लिए, वात व्याधि के या वात के विकार यहाँ ठीक होते, इस तरह से हमारा प्रचलन है हमारा उधर। तो मैक्सिमम पेशेंट डायरेक्ट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। अब वो पेशेंट को भी किसी ने बताया, ग्रामीण भाग की थी, वो डायरेक्ट फिर हमारे पास आई। अब उसको हमने हिस्ट्री लिए तो कहीं कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं, 36 इयर्स की एज थी, मैरिड थी, 2 बच्चे थे, सिजेरियन सेक्शन दोनों टाइम हुआ था, ये सब हिस्ट्री उसने बताया। ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं बता रहे, लेकिन पैराप्लेजिया डेवलप हुआ था और वैशिष्ट्य उसका कि इसको ग्रेजुअल ऑनसेट था। पैराप्लेजिया दोनों लिम्ब, लोअर लिम्ब में एक साथ नहीं आया था, ग्रेजुअली आया था। और एग्जामिनेशन करते समय वन साइड ज्यादा वीक थी लोअर लिम्ब की और अदर साइड थोड़ी कम वीक थी। हिस्ट्री लेने के बाद प्रॉपर हिस्ट्री मिल रही नहीं और उस पेशेंट का हमने MRI कराया तो SOL मिला, म्हणजे उसका जो स्पेस ऑक्युपाइंग रीजन एक ग्रोथ डेवलप हुई थी, इंट्रा ड्यूरल ग्रोथ डेवलप हुई थी। अब वो ये कैसा हो गया, अभी ट्रॉमा नहीं हुआ, उसको पैराप्लेजिया डेवलप हुआ है, यंग लेडी है, यंग पेशेंट है। अब इसमें हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है कि ऐसे टाइम MRI का इंपॉर्टेंस है, इन्वेस्टिगेशन का इंपॉर्टेंस है। हमने क्लियर कट बोल दिया भाई ये तो अभी सर्जिकल केस होगी, इसको हमारी बस्ती चिकित्सा, कटी बस्ती चिकित्सा कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए हिस्ट्री को बहुत इंपॉर्टेंस है। पेशेंट आपके पास आता है तो क्या लक्षण लेकर के आता है, उसकी शुरुआत कैसी हुई, किस तरह से व्याधि के लक्षण बढ़ते गए, इसका इंपॉर्टेंस न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते समय बहुत ज्यादा है। दूसरा एक लिखा है हिस्ट्री ऑफ अनकॉन्शियसनेस या कोमा। मैंने जैसे बताया सेरेब्रल हिमोरेज यदि रहा तो स्ट्रोक का पेशेंट है, सेरेब्रल हिमोरेज हुआ है और तो निश्चित उसमें अनकॉन्शियसनेस रहेगी। यानी पेशेंट आने के बाद हम पूछते हैं बेहोश हो गया था क्या, हाँ जी हाँ हो गया था। हम फिर उसी डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर से हमको हेमेटोमा मिलता है, सीटी स्कैन कराओ तो हेमेटोमा मिलता है। हम डायरेक्ट नहीं करते, पहले हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद ही उसको इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। हमारे यहाँ ये है पीजी स्टूडेंट्स को पूरी तरह से बताया गया कि पेशेंट को पहले आप क्लिनिकली डायग्नोज करिए, क्लिनिकल डायग्नोज को कंफर्मेशन के लिए फिर हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो उससे क्या इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमको भी हमारे ट्रीटमेंट करने के लिए एक डायरेक्शन मिलता है कि हमने किस तरह की ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने जो कुछ पेशेंट देखे SOL, मैंने सेरेब्रल सिस्ट हुई है, उसकी वजह से भी स्ट्रोक हुआ है, पक्षाघात हुआ है, हेमिप्लेजिया हुआ है, ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिसका ग्रेजुअल ऑनसेट रहता है। ग्रेजुअल ऑनसेट कैसा रहता है कि सेरेब्रल सिस्ट या स्पेस ऑक्युपाइंग रीजन जब डेवलप होता है और वन साइड वीकनेस आती है तो एकदम से नहीं आती है। पेशेंट की हिस्ट्री रहती है कि 2 साल पहले उसको
कन्वर्शंस आए थे, गिर गया था, झटके आए थे, उठा के बिठा दिया, ट्रीटमेंट दिया तो ठीक हो गया। उसके बाद अगेन 6 महीने के बाद ऐसा हुआ, अगेन 3 महीने के बाद ऐसा हुआ, और अभी पिछले 2 महीने से ऐसा हो रहा है कि हफ्ते में 2 बार उसको कन्वर्शंस आ रहे हैं। और पिछले 2 महीने से उसकी वीकनेस जो है, वन साइडेड वीकनेस, पहले लोअर लिम्ब में वीकनेस थी, अभी अपर लिम्ब में भी वीकनेस आना शुरू होगी, अभी वो बोलने में भी अटक रहा है, इस तरह के लक्षण लेकर के आता है। इस लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्रेजुअल ऑनसेट की रहती है और हेमीप्लेजिया डेवलप हो रहा है, तो ये स्पेस ऑक्युपाइंग रीजन वाला है, ये स्पेस ऑक्युपाइंग रीजन वाला है। मेरे लाइफ में मैंने 2 पेशेंट ऐसे देखे हैं, ये सेरेब्रल एब्सेस के पेशेंट देखे, यानी उनको विद इन 8 डे ग्रेजुअल ऑनसेट था हेमीप्लेजिया का, मीन्स लोअर लिम्ब में वीकनेस आई, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए दूसरे तीसरे दिन अपर लिम्ब में टिंगलिंग सेंसेशन चालू हो गया, फिर माउथ डेविएशन होना शुरू हो गया, डिसआर्थरिया शुरू हो गया, इस तरह से स्ट्रोक हुआ विद इन 8 डे। यानी ये लक्ष्य, ये क्लियर कट थ्रोम्बोसिस भी नहीं दिख रहा था, एम्बोलिज्म भी नहीं दिख रहा था, सेरेब्रल हेमोरेज भी नहीं दिख रहा था, नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, चेक करने के बाद भी हाइपरटेंशन नहीं, यंग पेशेंट 35 साल का मेल पेशेंट, दोनों भी यंग मेल थे। अब ऐसे टाइम उसमें एक टिपिकल हिस्ट्री दे रहा था कि उसको फीवर आता था, हाई ग्रेड फीवर, दोपहर हो गई 4 बजे, शाम को 4 बज गए, 5 बज गए, 102 103 ऐसा हाई ग्रेड फीवर आता था, पैरासिटामोल दो तो डाउन हो जाता था। टिपिकल पिक्चर था, अलग तरह का हेमीप्लेजिया था। उस पेशेंट का हमने यदि सीटी उस समय स्कैन कराया, सीटी स्कैन था अवेलेबल, तो उसमें सेरेब्रल एब्सेस निकला। सर्जरी के बाद वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हुआ। ऐसे 2 पेशेंट अभी तक हमने लाइफ में देखे हैं। तो ये आप जो उसकी कंप्लेंट्स कैसी है, उसका ड्यूरेशन कितना है, ऑनसेट कैसा है, कोमॉर्बिडिटी कितनी है, पास्ट हिस्ट्री क्या है, ये इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते समय। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन, मैंने एक शब्द यूज किया है। देखिए हमारे पास ना पार्किंसन डिसीज के पेशेंट आते हैं, हम सिंपली कंपवात निदान करते हैं आयुर्वेदिक वे से। आयुर्वेद में एक ही श्लोक दिया है कंपवात के ऊपर, बट मॉडर्न वे से गए तो ये इसका मैं आगे डिटेल दिया है कि ट्रेमर्स में कौन कौन से डिसीजेस होती है, पर मैं सिर्फ यहाँ मेडिकेशन का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ पास्ट हिस्ट्री में कि पार्किंसन डिसीज के पेशेंट आते हैं। एक टिपिकल एज रहती है 45-50 के बाद, एट द एज ऑफ 45 के बाद या 50 के उधर पेशेंट में ट्रेमर्स शुरू हो रहे हैं, तो वही वो पार्किंसन डिसीज के ट्रेमर्स होंगे, ऐसा हम सोच सकते हैं। बट यदि कोई यंग है 25 साल का, 30 साल का, और उसमें एक प्रकार के टिपिकल रिदमिक ट्रेमर्स है जो पार्किंसन में रहते हैं, रिदमिक रेस्टिंग ट्रेमर्स है, रिदमिक है, एक रिदम में अपर लिम्ब में आ रहे हैं, टंग में आ रहे हैं, लिप्स में आ रहे हैं, तो ये टिपिकल मेडिकेशन ड्रग इंड्यूस पार्किंसन डिसीज है। जो पेशेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स खाते हैं, उस ड्रग का साइड इफेक्ट है, उसमें ट्रेमर्स आते हैं। तो ऐसा पेशेंट, यंग पेशेंट आ रहा है, पार्किंसन डिसीज के लक्षण लेकर के आ रहा है, पूरा मांसपेश रहेगा, लॉस ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट्स रहेंगी, लेवलर फैक्ट्स पॉजिटिव रहेंगे, जो भी क्लिनिकल फाइंडिंग्स है इसमें पार्किंसन डिसीज में वो सब रहेंगी। कॉग्विल रिजिडिटी, उसमें तो टिपिकल बहुत अच्छे से कॉग्विल रिजिडिटी आती है, वो मैंने आगे बताया वो आप लोगों को रिजिडिटी क्या रहती है। ये अगर ऐसा यंग पेशेंट पार्किंसन लेके आता है, रेस्टिंग ट्रेमर्स लेके आता है, तो उसका मेडिकेशन था क्या, एंड क्या है, ये सोशल स्टिग्मा है कि वो दवा खाता था और साइकेट्रिक की दवा खाता था। आज भी समाज में सभी लोग बहुत अच्छे से नहीं बता पाते हैं इस स्टिग्मा है। तो आपने उसके प्रॉपर हिस्ट्री लेना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ना इसमें एक भुगत चुके हैं। हमने ऐसा पेशेंट एडमिट किया था और रात को उसको वापस अपने ओरिजिनल फेज में आ गया था, उसका साइकेट्रिक अटैक वायलेंट हो गया था, और पेशेंट को हमने रात भर कैसे कंट्रोल किया उस पेशेंट को, ये हमको मालूम है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, वो हमारे बस का रोग नहीं है। ये जो है इसका ड्रग जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग को कंट्रोल करना, या उस साइकेट्रिक का ओपिनियन लेकर के ड्रग डोज का चेंज करना, जो भी है वो उससे उसका ये पार्किंसन कम हो सकता है। इसलिए हिस्ट्री लेते समय पूरी सावधानी और कॉशियस वे से न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए।
ठीक है, इसके आगे हम जाते हैं। अभी न्यूरो डेफिशिएंट की यदि बात करें, हम थोड़ा मॉडर्न में आ गए हैं, तो दो प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसीज रहेगी, एक अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। अब ये साइंटिफिक वे से अगर सोचा जाए, अब कई स्टूडेंट बोलते हैं सर अपर मोटर यानी क्या, लोअर मोटर यानी क्या, तो सुनो, सेरेब्रल साइंटिफिक शब्द मैं बोल रहा हूँ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेकर के एंटीरियर हॉर्न सेल तक जो भी नर्वस सिस्टम की रचना है वो सब इसके अंतर्गत आती है अपर मोटर न्यूरॉन की, और उसके बाद की जो रचना है वो लोअर मोटर न्यूरॉन के अंतर्गत आती है। अब ये हो गया साइंटिफिक वे से। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, सादी भाषा जो मैं समझता हूँ। ब्रेन हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, मस्तिष्क और उसके बाद मिड ब्रेन है, उसके बाद लघु मस्तिष्क सेरेबेलम है, उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये रचना आपने ध्यान में लाई, और ये पूरा मेडुला ऑब्लंगेटा टिल द एंड कॉर्डा इक्विना तक, कॉर्डा इक्विना तुरंग पुच्छिका जो नीचे एट में जो है ना कई नर्व्स निकलते हैं, घोड़े की पूंछ के जैसा आकार दिखता है, इसलिए उसको तुरंग पुच्छिका या कॉर्डा इक्विना बोलते हैं। ये पूरी जो रचना बोलिए ब्रेन से सेरेब्रल हेमिस्फीयर से लेकर के कॉर्डा इक्विना तक, इसके पूरे तरफ 3 कवर्स रहते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड मैटर और पाया मैटर। हिंदी ट्रांसलेशन है उसका वराशिका, निशारिका और चुनांशिका। उसमें एरेक्नाइड मैटर और पाया मैटर के बीच में फ्लूइड रहता है, CSF रहता है, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है। तो ये जो रचना है जो उस 3 आवरण के अंदर रहती है, 3 मेम्ब्रेन्स के अंदर रहती है, वो सब अपर मोटर न्यूरॉन। उसकी डिफॉर्मिटी, उस रचना में जो डिफॉर्मिटी होगी वो सब अपर मोटर न्यूरॉन के डिफॉर्मिटी में आता है। फिर फोरामेन ओवल से वर्टिब्रा से जब नर्व्स बाहर निकल जाते हैं, अब तो उस नर्व की जो विकृति है उसमें होने वाले डिफॉर्मिटी लोअर मोटर न्यूरॉन के अंतर्गत काउंट होती है। ये सिंपल लॉजिक है, सेरेब्रल हॉर्न सेल तक और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेकर के, ये साइंटिफिक टर्म हो गया। अपनी सादी भाषा एरेक्नाइड, पायामेटर और ड्यूरामेटर के अंदर जो रहेगा वो सब अपर मोटर न्यूरॉन है। अब ये दोनों का फर्क आपने पेशेंट आने के बाद तुरंत देख लेना चाहिए। अपर मोटर न्यूरॉन का पेशेंट रहा है तो हाइपरटोनिया रहता है, कड़क रहता है, काठिन्य रहता है, उसमें स्पास्टिसिटी रहती है। लोअर मोटर न्यूरॉन के पेशेंट में स्पास्टिसिटी नहीं रहती। टेंडन रिफ्लेक्सेस की यदि बात करें, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस DTR अगर देखते हैं तो अपर मोटर न्यूरॉन के पेशेंट में एग्जैगरेटेड रहते हैं, तो हाइपर एक्टिव रहता है, और लोअर मोटर न्यूरॉन में हाइपो एक्टिव रहता है या रिफ्लेक्सेस एब्सेंट रहते हैं। बेबिन्स्की साइन मैंने आपको आगे दिखाया है, पादतल प्रत्यावर्तन ट्रांसलेटेड वर्ड है। वैद्य प्रियवत शर्मा की रोग परीक्षा करके एक किताब है, बुक में उन्होंने जो शब्द यूज किया है प्लांटर रिफ्लेक्स को, वो है पादतल प्रत्यावर्तन, और वो पॉजिटिव रहा तो उसको बेबिन्स्की साइन बोला जाता है। तो अपर मोटर न्यूरॉन में वो प्रेजेंट रहता है, लोअर मोटर न्यूरॉन में वो एब्सेंट रहता है। एट्रोफी की यदि बात करी जाए तो अपर मोटर न्यूरॉन में मस्कुलर एट्रोफी नहीं रहती। कभी कभी लॉन्ग टर्म का डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज है, तो बैठे बैठे डिसयूज एट्रोफी उस व्यक्ति को होती है, अदरवाइज उसमें एट्रोफी नहीं रहती है। लोअर मोटर न्यूरॉन में सीवियर मस्कुलर वेस्टिंग रहती है। अभी इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो आपके सामने एक पिक्चर मैं बताता हूँ, पोलियोमाइलाइटिस का पिक्चर आपके सामने लाइए। किसी व्यक्ति का लोअर लिम्ब में पोलियोमाइलाइटिस है, और अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो वो फ्लैसिड रहता है, वो कैलिपर्स बांध के उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करता है। अगर उसके कैलिपर्स छोड़ दिए जाए तो फट से फ्लैसिड हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा, यानी उसमें उसका स्पास्टिसिटी नहीं है, उसका टोन पूरी तरह से गया हुआ रहता है, उसमें रिफ्लेक्सेस कभी नहीं मिलेंगे, और वो पूरा पैर बारीक दिखेगा आपको, सीवियर मस्कुलर वेस्टिंग दिखेगी। ये ऑब्जर्वेशन करने की बात है कि ये लोअर मोटर न्यूरॉन का डिसीज है। एक नर्व की डिफॉर्मिटी, एक नर्व में इन्फेक्शन हुआ था और उसको वो नर्व डैमेज हो गई और उसको लोअर मोटर न्यूरॉन की डिसीज पोलियोमाइलाइटिस डेवलप हो जाती है। दूसरा, कई बार मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये डिवीजन अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन का डिवीजन, कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन रहता है,
जैसे हेमीप्लेजिया के पेशेंट आते हैं पक्षाघात के, पक्षाघात जब होता है, हेमीप्लेजिया जब होता है, स्ट्रोक डेवलप हुआ, तो फर्स्ट 15 डे में मसल टोन बढ़ता नहीं है, वो फ्लैसिड ही रहता है, और 15 दिन के बाद उसमें स्पास्टिसिटी आना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे स्पास्टिसिटी बढ़ते जाती है वैसे वैसे रिफ्लेक्सेस ज़्यादा एग्जैगरेटेड आना शुरू हो जाते हैं। अभी इसमें एक बात तो पक्की है कि हेमीप्लेजिया हुआ है तो हमेशा ऑलवेज ऑल द टाइम सेरेब्रल इंफार्क्शन रहता है, और वो अपर मोटर न्यूरॉन का ही डिसीज रहता है। तो लड़के क्या पूछते हैं, स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं, सर पहले 15 दिन में जो पेशेंट आता है ना, सर ये फ्लैसिड है, ये हेमीप्लेजिया तो फ्लैसिड है, ये लोअर मोटर न्यूरॉन का हेमीप्लेजिया है, और जो स्पास्टिक दिखता है वो अपर मोटर न्यूरॉन का हेमीप्लेजिया। नहीं, ये गलत है। हेमीप्लेजिया कभी भी लोअर मोटर का नहीं हो सकता है, हेमीप्लेजिया ऑलवेज अपर मोटर न्यूरॉन का ही रहता है। फर्स्ट 15 दिन में उसमें स्पास्टिसिटी डेवलप हो ही नहीं रहती है, इसलिए रिफ्लेक्सेस एग्जैगरेटेड नहीं मिलते हैं, इसलिए वो लोअर मोटर का नहीं हो सकता है, वो ऑलवेज ऑल द टाइम अपर मोटर न्यूरॉन का ही रहता है। क्यों मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रीटमेंट का इम्पोर्टेंस हर चीज में इम्पोर्टेंस है, और इतना सूक्ष्म म्हणजे डिवीजन, माइनर डिवीजन मॉडर्न साइंस ने किया है, तो ये हमें आना जरूरी है, इसलिए अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन का डिफिशियंस करना जरूरी है। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, कई बार मस्कुलोस्केलेटल डिसीज, सियाटिका वाले पेशेंट या पीआईडी के पेशेंट आते हैं, सीवियर पेन लेकर के आते हैं, मेरा पैर बहुत भारी हो गया है, मेरे से चलना नहीं हो रहा है, बहुत टिंगलिंग सेंसेशन है, लो बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको पीआईडी है, कोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अब ऐसे टाइम हम कंफर्मेशन क्या देते हैं, पेशेंट को सुला करके हम जस्ट 3 नंबर पे मैंने जो लिखा है ना, बेबिंस्की साइन, पादतल प्रत्यावर्तन या प्लांटर रिफ्लेक्स हम चेक कर लेते हैं। प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करने के बाद यदि वो नॉर्मल आते, डॉर्सोफ्लेक्शन आता है, तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इसको न्यूरो डेफिसिट नहीं हुआ है, ये प्लेन मस्कुलोस्केलेटल ही है, इसकी ट्रीटमेंट करना है तो बहुत ईजी जाएगा। यदि उसका कंप्रेशन हो जाता था स्पाइनल कॉर्ड पे, तो हमको प्लांट बेबिंस्की साइन पॉजिटिव मिलता था, प्रेजेंट रहता था, वो उसमें नहीं मिलता है। ये हम तुरंत डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आया वाला पेशेंट को मस्कुलस न्यूरो डेफिसिट हुआ है या नहीं हुआ है, ये छोटी छोटी बातों से हम कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद का डिवीजन है, अभी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फाइन कोऑर्डिनेशन, कि न्यूरो डेफिसिट शुरू हो रहा है, ग्रेजुअल ऑनसेट वाला कोई डिसीज है न्यूरो डेफिसिट वाला, तो हमको चेक करना पड़ता है कोऑर्डिनेशन। पेशेंट बोलते हैं ना कई बार, मेरे हाथ से कोई काम नहीं हो रहा, मैं हाथ से कोई वस्तु पकड़ नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में बहुत पावर नहीं है, मुझे वीकनेस लगता है, ऐसे टाइम फाइन है भाई, कोऑर्डिनेशन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, पेशेंट को फिंगर नोज कोऑर्डिनेशन चेक कराते हैं। ये सिंपल टेक्निक है, मैं आपको ये क्लिप में दिखा रहा हूँ। पेशेंट को सीधा बिठा देते हैं, और ये थोड़ा एक बार देख लीजिए, मैं बताता हूँ। अभी मुझे फिजिशियन की फिंगर को और अपने नाक को उसके इंडेक्स फिंगर टच करने लगा रहे हैं, वो इजीली चेक कर रहा है। फिजिशियन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो बदले हुई पोजीशन में भी चेक कर रहा है। अभी उसको आंखें बंद करके फिंगर और नोज को उसके इंडेक्स फिंगर से टच करने लगा रहा है। अगर वो इजीली कर रहा है, इट मीन्स उसका फिंगर नोज कोऑर्डिनेशन नॉर्मल है, उसमें फाइन मूवमेंट्स नॉर्मल है। ऐसे पेशेंट को अगर आप बोलोगे ना, भाई चलो आपको शर्ट के बटन लगाते आते हैं क्या, यस बोलेगा। उसके पहले क्या बोल रहा था, मैं हाथ से कोई सामान नहीं पकड़ सकता, मेरे हाथ से वस्तु छूट जाती है, बट फाइन मूवमेंट्स है। क्योंकि सबसे पहले क्या जाएगा, न्यूरो डेफिसिट अगर शुरू हो रहा है तो सबसे पहले फाइन मूवमेंट्स जाती है, उसके बाद ग्रॉस मूवमेंट लॉस होती है। तो पहला एग्जामिनेशन फिंगर नोज कोऑर्डिनेशन देखेंगे। उसके बाद का जो एग्जामिनेशन है, फिंगर टू थंब कोऑर्डिनेशन देखते हैं। म्हणजे ये देखिए लेफ्ट साइड में जो है फिंगर और थंब, इंडेक्स फिंगर और थंब को टच करके मूव करने लगाते हैं। नॉर्मल और एबनॉर्मल साइड की स्पीड एक जैसी है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। अगर ये दोनों तरफ स्पीड एक जैसी है, इट मीन्स फिंगर टू थंब कोऑर्डिनेशन नॉर्मल है, ठीक है।
ये हो गया सेकंड इम्पोर्टेंस कि दोनों फिंगर के फाइन मूवमेंट्स नॉर्मल है। तीसरा आपको मैंने क्लिप नहीं दिखाया है, सिर्फ लिखा है नी हील कोऑर्डिनेशन। पेशेंट को सीधा सुला दिया जाता है, उसके राइट पैर की एड़ी को बाएं पैर के लेफ्ट साइड के जानु संधि पे रखने के लिए बोलते हैं। फिर ये पैर से राइट पैर सीधा करके लेफ्ट पैर की एड़ी को राइट पैर के जानु संधि पे रखने के लिए बोला जाता है। ये जो है नी हील कोऑर्डिनेशन हम सेरेबेलर, यदि लघु मस्तिष्क में कोई विकृति है, सेरेबेलर डिफॉर्मिटी है, वहाँ की कोई विकृति है लघु मस्तिष्क की, तो ये उसमें नी हील कोऑर्डिनेशन हमको एबनॉर्मल कंडीशन में मिलता है, अदरवाइज ये नॉर्मल मिलेगा। उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सबसे नेक्स्ट पावर चीज है मसल पावर कैसा है। पेशेंट आता है, भाई मेरे को वीकनेस है और हम उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं मेरी मेडिसिन से, हमारी मेडिसिन से उसको ऊपर से ग्रेड वन है, जस्ट उसने फिंगर मूवमेंट किया है, थोड़ा सा ऊपर उठाया, लेकिन उसके आगे नहीं जा रहा है, पंजा पूरी तरह से नहीं खोल पा रहा है, तो ये ग्रेड वन पावर में उसका मसल पावर है। दिस इज ग्रेड वन पावर। ठीक है, अब ये इसके आगे ग्रेड टू देखिए कैसा है। ये भी स्ट्रोक की पेशेंट है, एक ग्रेड टू है। इसका दूसरी बात मैं बता रहा हूँ बाद में, पहले इसका पावर देख लेते हैं। राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है, इसका आर्म एलिवेशन है, लेकिन एल्बो तक ही एलिवेशन कर रही है, एल्बो के ऊपर नहीं जा रही है, एल्बो लेवल तक एलिवेशन कर रही है। लेफ्ट साइडेड नॉर्मल है, वो तो पूरा करेगी। ये ग्रेड टू मसल पावर है। इसके आगे ग्रेड 4 वाला एक पेशेंट है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, उसका ये स्ट्रोक का पेशेंट है, एलिवेशन दोनों आर्म्स का कहते हैं, राइट साइड एक हेमिप्लेजिया है, लेकिन यदि वो अगेंस्ट ग्रेविटी एलिवेशन हो गया था, उसका अगेंस्ट ग्रेविटी एलिवेशन हो गया है, बट अगेंस्ट रेजिस्टेंस मैं जब उसके हाथ को दबाऊंगा वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो ये ग्रेड 4 मसल पावर है। क्या है ये ग्रेडेशन का इंपॉर्टेंस? ऐसा पैरामीटर्स है, ट्रीटमेंट पैरामीटर्स है। कुछ फिजिशियंस अपने हिसाब से भी इसको ग्रेड को नाम देते हैं, अलग कुछ ना, ग्रेड 1 2 3 4 ना बोलते हैं, और कुछ भी नाम दे करके अपने सुविधा के अनुसार वो ग्रेडेशन तैयार करके रखते हैं और पेशेंट का एग्जामिनेशन करते रहते हैं। रिपीट हो रहा है। इसके बाद मसल पावर के बाद आता है एग्जामिनेशन में मसल टोन। देखो मैं इसको थोड़ा पढ़ के सुना रहा हूँ। टोन इन द मसल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय नॉर्मल मसल टू पैसिव मूवमेंट। इंक्रीज टोन इज एसोसिएटेड विद डिसीज ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन ड्यू टू द लॉस ऑफ इनहिबिशन ऑफ मोटर न्यूरॉन अबाउट द साइट ऑफ लीजन। वो टोन बढ़ते जा रहा है क्योंकि उसका इनहिबिशन नहीं हो रहा है, पड़ा है, उसमें किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं है क्योंकि मोटर लॉस है उसमें। अभी हमारे आयुर्वेद की जो बुक्स है उसमें सिर्फ मांसपेशी काठिन्य शब्द आता है, या फिर श्लोक पढ़ेंगे तो संकोच व्यास वेदस्वाप ऐसे शब्द आपको सुनाई देंगे, काठिन्य शब्द सुनाई देंगे। लेकिन मॉडर्न वे से जब हम जाते हैं ना, तो देखिए एक तरफ मैंने लिखा है स्पास्टिसिटी शब्द है, एक तरफ रिजिडिटी शब्द है। तो ये मैंने इसको एक टेबल के द्वारा आगे बताया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक शब्द यूज कर रहा हूँ, क्लैप्स नाइफ स्पास्टिसिटी। वैद्य प्रिय शर्मा की जो एक बुक है रोगी रोग परीक्षा, उसमें उन्होंने इस शब्द को ट्रांसलेशन करके लिखा है चाकू सदृश काठिन्य। इसमें क्या होता है, पेशेंट को जो काठिन्य रहता है एल्बो में, समझो हम अपर आर्म लेते हैं और हस्त का एल्बो से कुर्बर संधि से संकोच करते हैं, तो संकोच करते समय मुझे बहुत जोर से हाथ को नजदीक लेके जाना पड़ेगा, और जैसे ही हाथ आर्म के नजदीक, बाहु के नजदीक आएगा प्रकोष्ठ, तुरंत हाथ का संकोच हो जाएगा। उसके अगेंस्ट मैं जब उसका प्रसार करूंगा तो मुझे बहुत जोर लगाना पड़ेगा।
जैसे ही नजदीक आएगा तो एकदम से उसके हाथ का प्रसार हो जाएगा। एक चाकू मिलता था, उसको खोलते समय जोर लगाना पड़ता है और जब खुलने को आता तो फट से खुल जाता है। सेम प्रक्रिया बंद करते समय भी होती है। इस तरह की स्पॉस्टिसिटी को क्लैप्स नाइफ रिजिडिटी बोला जाता है। पेशेंट मिलते हैं, बहुत पेशेंट मिलते हैं। दूसरा रिजिडिटी शब्द आया है, द इंक्रीज रेजिस्टेंस इज थ्रूआउट द एंटायर रेंज ऑफ पेसिव मूवमेंट इज रिदमिकली जर्की। रिदमिकली जर्की ये जो मिलता है ना, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक की डिफॉर्मिटी पार्किंसन डिसीज में मिलते हैं, कॉगविल रिजिडिटी मिलती है। कई बार ये कॉगविल रिजिडिटी हमको मणिबंध संधि, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, घुटपर संधि, नी जॉइंट, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। ये जो रिजिडिटी है चेक करते समय एक अलग फीलिंग मिलती है, क्योंकि स्पास्टिसिटी में जो हमको जोर लगाना पड़ता है ना, इसमें वैसा जोर नहीं लगाना पड़ता। यदि हम मणिबंध का अंकुंचन प्रसारण करेंगे ना, तो हमारे हाथ में एकदम टाइट होगा, लूज होगा, टाइट होगा, लूज होगा। कॉगविल, इसको वैद्य प्रियव्रत शर्मा जी ने जो नाम दिया है, गियर सदृश्य काठिन्य है। साइकिल का गियर सबको मालूम होगा, यदि चेन को हम उल्टा घुमाएं तो किस तरह की फीलिंग आती है, वो फीलिंग ये रिजिडिटी चेक करते समय आती है। तो ये पेशेंट भी हमको एग्जामिनेशन करते समय स्पास्टिसिटी है, कॉगविल रिजिडिटी है, ये देखना चाहिए। तीसरा है लेड पाइप रिजिडिटी, सीसा सदृश्य काठिन्य। वैद्य प्रियव्रत शर्मा जी ने इनको नाम दिया है सीसा। लेड पाइप जो रहता है उसको हम मोड़ सकते हैं, पर मोड़ते समय पूरा जोर लगाना पड़ता है। इस तरह की काठिन्य पेशेंट के लिम्स में तैयार हो जाती है, लोअर लिम्स या अपर लिम्स में। देयर इज ए इंक्रीज टोन इन बोथ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। संकोच और प्रसार करते समय ये इसका टोन बढ़ जाता है। द रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट थ्रूआउट द एंटायर रेंज ऑफ मूवमेंट। चाकू सदृश्य में कैसे नजदीक आ गया तो एकदम बंद होता था या संकोच हो जाता था, इसमें ऐसा नहीं, इसको पूरी देर तक हमको जोर लगाना पड़ता है। इट इज सेम इन एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, पर ये दिखाने वाली बात नहीं है। एक बार देखिए फिर मैं बोलता हूँ इसके बारे में। क्या है ये जो स्पास्टिसिटी रिजिडिटी चेक करते हैं ना, ये अनुभव की जा सकती है। अगर हम आयुर्वेदिक वे से सोचे तो ये दर्शन परीक्षा में नहीं आएगी, ये स्पर्श परीक्षा में आता है। ये देखो स्पास्टिक हो गया पूरा, ये जोर लगा के उसको सीधा किया मैंने। ये अनुभव किया जा सकता है, इसलिए मैं इसको काउंट करता हूँ कि ये दर्शन परीक्षा है। ये दर्शन परीक्षा के अंतर्गत स्पास्टिसिटी रिजिडिटी को हम चेक कर सकते हैं। मैं इसकी कितने भी क्लिप आप लोगों को दिखाऊं, ये कितना आपको उसका अनुभव कितना मिलता है मैं ये बोल नहीं पाऊंगा, बट एक्चुअली जब हम पेशेंट पे करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि स्पास्टिसिटी कैसी रहती है। ये डिफरेंस बिटवीन स्पास्टिसिटी एंड रिजिडिटी मॉडर्न में मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सूक्ष्म अध्ययन, बारीक एकदम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है उसका। आयुर्वेद में सिर्फ काठिन्य शब्द है, बट ये जैसे इसमें लीजन कहाँ रहता है, तो पिरामिडल ट्रैक में रीजन रहता है। इसमें स्पास्टिसिटी में पिरामिडल ट्रैक में रीजन रहता है, और रिजिडिटी रहा तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में रीजन रहता है। Tone is more in the integrating group of muscle than gravity assisted group muscle, और rigidity में tone is equally raised in the gravity assisted and anti gravity group of muscles। कैरेक्टर देखा जाए तो क्लैप्स नाइफ टाइप ऑफ रिजिडिटी रहती है, और इधर लेड पाइप और कॉगविल टाइप ऑफ रिजिडिटी रहती है इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में। एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस इसमें नहीं मिलेंगे, लॉस्ट मिलते हैं, और इसमें प्रिजर्व रहते हैं, इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल में रहते हैं। प्लांटर रिफ्लेक्सेस में एक्सटेंसर रहता है। प्लांटर रिफ्लेक्सेस एक्सटेंसर कैसे रहते हैं, जिसको बेबिस्किस साइन बोला जाता है, ये मैंने आगे आपको क्लिप में बताने की कोशिश की है। और इसमें प्लांटर रिफ्लेक्सेस नॉर्मल यानी फ्लेक्सर मिलते हैं। डीप टेंडन डीटीआर इसमें ब्रिक्स या एग्जाग्रेटेड मिलते हैं स्पास्टिसिटी में, इसमें नॉर्मल या डिक्रीज मिलते हैं। क्लोनस भी मैंने आपको एक क्लिप में बताया है, जब स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्लोनस आना शुरू हो जाता है।
ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ये भी एसोसिएटेड रहती है, इसमें क्लोनस एब्सेंट रहता है और स्पेसिफिकली में क्लोनस मिल सकता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट यदि जितना स्पेसिफिक वाला क्रॉनिक होते जाता है, ड्यूरेशन बढ़ते जाता है उसका और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, तो स्पेसिफिसिटी जैसे जैसे बढ़ते जाती है उस पेशेंट में क्लोनस आना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते समय न्यूरो डेफिसिट में अफेजिया, डिसार्थ्रिया, अफोनिया, 3 शब्द लिखे हैं मैंने। मैं इसको ट्रांसलेशन यदि करूं, अफेजिया को मैं वाग्ग्रह बोलूंगा, डिसार्थ्रिया को मैं अस्पष्ट वाक् प्रवृत्ति शब्द यूज करूंगा, अफोनिया को मैं, मेरा व्यक्तिगत है, मैं इसको स्वर भेद शब्द बोलूंगा। 3 अलग कंडीशन है, अफेजिया, डिसार्थ्रिया, अफोनिया। आपके पास जो पेशेंट आया अफेजिया का है, डिसार्थ्रिया का है, ये या अफोनिया का है, ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ अफेजिया के बारे में बोलूँगा। अभी अफेजिया को भी देखो, वाग्ग्रह हमारे टेक्स्ट में 3 शब्द आया है, वैदिक बुक्स पढ़ोगे ना तो वाग्ग्रह, गदगद और मिनमिन, ये 3 शब्द आपको मिलेंगे। इसके अलावा और कोई शब्द नहीं है। फिर स्वर भेद है, स्वर भेद के 6 प्रकार है, वातिज, पित्तज, कफज, मेदोज और क्षय, ऐसे 6 प्रकार है उसके स्वर भेद के। बट अफोनिया का वर्णन इनडायरेक्टली आयुर्वेद में बताया है, वो कैसे, वो मैं ये बताने के बाद बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको अफेजिया बताऊंगा। 100% न्यूरो डेफिसिट है, वाग्ग्रह है, पेशेंट बोल नहीं पाता है। इसके भी क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मॉडर्न साइंस में अफेजिया 2 प्रकार का वर्णन किया है, 2 प्रकार या 3 प्रकार शब्द है। एक है मोटर अफेजिया, सेकंड इज सेंसरी अफेजिया, थर्ड इज ग्लोबल अफेजिया। मोटर अफेजिया को ब्रोकाज अफेजिया या नॉन फ्लुएंट अफेजिया ऐसा बोला जाता है। मोटर अफेजिया में क्या रहता है, ब्रोकाज एरिया जो मस्तिष्क में है उस रीजन में इंफार्क्शन रहता है, लीजन रहता है। इस कंडीशन में पेशेंट आपकी हर बात समझ सकता है, कमांडेबल रहता है। आप आपकी आवाज के साथ उसको कोई भी कमांड दो वो फॉलो करेगा, बट वो वर्ड्स को, प्रोडक्शन ऑफ वर्ड जो है वो हेम्पर्ड हुआ रहता है। शब्द निकल नहीं सकते उसके मुंह से, शब्द बोल नहीं पाता, लेकिन आपकी हर बात समझ सकता है। दैट इज मोटर अफेजिया। मैं आगे और क्लिप में बता रहा हूँ, दोनों मैंने बाजू बाजू में रखा है। सेकंड इज सेंसरी अफेजिया, इसको वर्निक्स अफेजिया, फ्लुएंट अफेजिया भी बोला है। इसमें जो लीजन रहता है वर्निक्स एरिया में रहता है। जब शब्द ऊपर मस्तिष्क की तरफ जाएगा तो वर्निक्स एरिया से होते हुए जाता है और वहीं पर उसको ऑब्स्ट्रक्शन रहता है। यानी आप आवाज करके पेशेंट को कुछ बोलोगे तो आपकी बात वो समझ नहीं पाता है, वो कमांडेबल नहीं रहता है। बट इस पेशेंट को आप कोई बात भी इशारे से बोलो तो वो आपको उत्तर देगा, वो आपको उत्तर देना शुरू करता है। बट इसमें एक बात है, ये इशारे से की हुई हर बात का उत्तर देता है। आप उसको जब कोई शब्द के द्वारा बोलोगे तो पहला शब्द वो पहला क्वेश्चन आपका समझ जाएगा, फिर बाद में उसका आंसर भी देगा, उसके मुंह से शब्द निकलता है, प्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स उसमें रहते हैं। पेशेंट बोलता है बट उसमें रिपीटेशन रहता है, बार बार वही शब्द बोलता है, रिपीटेशन रहता है। आने आपके क्वेश्चन को इररिलेवेंट आंसर देना शुरू करता है। उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, आवाज निकलता है, लेकिन इररिलेवेंट, क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रहा है। इशारे से आप उसको कोई भी कमांड दो वो समझ जाएगा। ये 2 अफेजिया के मेजर डिवीजन है, मोटर अफेजिया, सेंसरी अफेजिया। मोटर अफेजिया का पेशेंट जल्दी रिकवर होता है। उसके बाद ग्लोबल अफेजिया है, जब किसी पेशेंट में मोटर अफेजिया भी रहता है, सेंसरी अफेजिया भी रहता है, तब उस कंडीशन को ग्लोबल अफेजिया बोला जाएगा। उसमें रिपीटेशन नहीं रहता, वर्ड प्रोडक्शन नहीं रहता, आपके इशारे से बात समझ सकता है लेकिन वो किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं कर पाता। सेकंड शब्द आता है डिसार्थ्रिया, डिफिकल्टी इन स्पीच जब कंडीशन रहती है, दैट इज डिसार्थ्रिया, बोलने में उसको कठिनाई होना। अभी ये हमेशा ऑलवेज ऑल द टाइम न्यूरो डेफिसिट रहेगा ऐसा जरूरी नहीं।
पक्षाघात भी रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। पक्षाघात का पेशेंट मोटर अफेजिया वाला जब ठीक होना शुरू करता है, अस्पष्ट वाक्य उसके मुंह से निकलने लगते हैं, अब तो उस कंडीशन को हम डिस्हार्ट्रिया बोलेंगे। ये इसके अलावा पेशेंट अटेक्सिया के पेशेंट रहते हैं, उसमें सूडोवल्बर पाल्सी रहता है। सूडोवल्बर पाल्सी यानी उसकी स्पीच अस्पष्ट होने लगता है, आवाज अस्पष्ट रहता है। पेशेंट कोई व्यक्ति यदि टूथ ब्रश करते समय अगर कोई उससे आवाज करे तो उस समय जो आवाज निकलती है उसके मुंह से, वैसी आवाज सूडोवल्बर पाल्सी में आती है, वो भी डिस्हार्ट्रिया के अंतर्गत काउंट होता है। अभी किसी पेशेंट को एक और है फेशियल पाल्सी होता है, सुश्रुतोक्त अर्धित या सेवंतो पाल्सी या बेल्स पाल्सी प्रॉपर वर्ड है सुश्रुतोक्त अर्धित के लिए। बेल्स पाल्सी पेशेंट का फेस का वन साइडेड मसल वीक रहता है, उस कंडीशन में जब वो आवाज करता है तो उसकी आवाज फटने लगती है, तो वो भी डिस्हार्ट्रिया में काउंट होता है। इसके अलावा किसी पेशेंट को सीवियर टूथ एक है, उसके दाढ़ में मसूड़े में जोर का दर्द है, उस समय जब वो आवाज करता है तो वो अस्पष्ट वाक् प्रवृत्ति रहती है, वो भी डिस्हार्ट्रिया में काउंट होता है। किसी पेशेंट को यदि मुखपाक है, सीवियर स्टोमेटाइटिस है, तो उस समय जो आवाज करता है वो भी अस्पष्ट वाक् प्रवृत्ति करता है, वो भी डिस्हार्ट्रिया के अंतर्गत काउंट होता है। यानी डिस्हार्ट्रिया बोलने को आप नॉट नेसेसरी ऑलवेज ऑल द टाइम वो न्यूरो डेफिसिट रहेगा। ये एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है और ये क्लिनिकली करना पड़ेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन से ये पता नहीं चलने वाला आपको। इसलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डिस्हार्ट्रिया देखते समय इन बातों का ध्यान रखना है। अफेजिया देखते समय मोटर सेंसरी का ध्यान देना जरूरी है। अभी बात आती है एफोनिया की। अफोनिया में पेशेंट को न्यूरो डेफिसिट नहीं रहता, वो आपकी हर बात को, हर कमांड को समझ सकता है, कमांडेबल रहता है, हर चीज का आंसर करता है, लेकिन जब वो बोलने लगता है तो उसके मुख से हवा निकलती है, पूरे शब्द नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि उसके लैरिंग्स स्वर यंत्र में विकृति रहती है। स्वर यंत्र की विकृति से शब्द बनना बंद हो जाते, शब्द उच्चार नहीं कर पाता है, वो है अफोनिया। क्योंकि आयुर्वेद में क्या बताया है, आयुर्वेद में दोनों की विकृति बताए। एक अफेजिया को मैं बोला हूँ वात व्याधि में होता है, अफोनिया वात व्याधि में नहीं होता है। ये लैरिंग स्वर यंत्र की विकृति की वजह से होने वाला, या मैं इसको स्वर भेद से कोरिलेट करता हूँ कई बार। आयुर्वेद में क्या बताया है, प्राणवायु और उदान वायु के प्राकृत कर्मों में वाक प्रवृत्ति बताया है। जैसे प्राणवायु के कर्म क्या बताया उन्होंने, आयुर्वेद बताया प्राणोवत्र मूर्धगा, हृदय इंद्रिय चित्तधु, हृदय का धारण करता है, इंद्रियों का धारण करता है और चित्त मन का धारण करता है। इंद्रियों के धारण में वाग इंद्रिय आता है, वाग इंद्रिय में यदि डिफॉर्मिटी है तो वो अफेजिया है, वो प्राणवायु की वजह से विकृत। अब उदान वायु के कर्म भी बताया है, पुरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलांश्च, नाभि प्रदेश से शब्द की प्रक्रिया बनना शुरू होती है और मुख से बाहर निकलता है, ये उदान वायु का कार्य है। उन्होंने क्लियर कट बताया, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बलावर्ण, स्मृति, मेधादि क्रिया, ये उन्होंने उदान वायु के कर्म बताया है। अब इस कंडीशन में यदि अब स्वर यंत्र में विकृति है तो वो उदान वायु की विकृति है, और उस समय यदि उससे आवाज नहीं निकल रहा है, अफोनिया है, तो वो उदान वायु की विकृति की वजह से हुआ है। इस तरह से ये मेरा मत है, ये मैं ऐसा डिवीजन करता हूँ कि अफेजिया प्राणवायु की विकृति से होता है, अफोनिया उदान वायु की विकृति की वजह से होता है। ये इसके बारे में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते समय ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी ये मैंने आपको डिवीजन बता दिया है, मोटर अफेजिया, सेंसरी अफेजिया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, वर्निक्स अफेजिया और ब्रोकाल अफेजिया, ये रिपीट हो रहा है। अभी मैं मोटर अफेजिया का एक पेशेंट दिखा रहा हूँ आपको। ये जो फर्स्ट स्लाइड है इस तरफ मोटर अफेजिया लिखा है, सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। उसको मैं आवाज के द्वारा कमांड दूंगा, वो हर कमांड को फॉलो करता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए, ये मोटर अफेजिया,
शब्द निकालने की कोशिश कर रहा है, शब्द नहीं आ रहे उसको। ये मोटर अफेजिया है। ये पेशेंट मोटर अफेजिया का था। मैंने उसको आंख बंद करने के लिए आवाज से बोला, इशारे से नहीं बोला। मैंने उसको जीभ दिखाने के लिए आवाज से बोला, इशारे से नहीं बोला। हाथ उठाने के लिए बोला, उसने समझ लिया, उठा नहीं सका। ये मैंने उसको हर चीज आवाज के साथ बोली है, उसने आवाज को फॉलो किया है। इशारे से एक भी चीज नहीं बोला। इसके अगेंस्ट ये पेशेंट देखिए आप, सेंसरी अफेजिया के। स्लाइड क्लिप थोड़ी रोटेट हो रही है। ये देख लीजिए पहले, फिर मैं बता रहा हूँ। वो हर चीज को एक ही आंसर कर रही है, उसके मुंह से आवाज निकल रहा है, लेकिन रिपीटेडली वही आंसर कर रही है। वर्निक्स अफेजिया है। इशारे से बोला मैंने, उसने एक दिखा दिया। ये इशारे से बता रहा हूं मैं इसको। मेरे टोन को भी स्लो और फास्ट वो कर रही है। मैं जैसा टोन निकाल रहा हूँ वैसा ही। अभी इशारे से बताया उसको मैंने जी। आँख बंद करने को बोला तो नहीं बोलते भी। अभी उसका आवाज से बोला, जीभ दिखाओ तो नहीं दिखा रही है ना। अभी इशारे से बता रहा हूँ हाथ उठाने को, तो हाथ उठा लिया उसने। ये इशारे से बता रही है, आवाज नहीं निकाल रहा है। सेंसरी अफेजिया और मोटर अफेजिया, ब्रोकास अफेजिया, वर्निक्स अफेजिया, ये आपको क्लिनिकली करना जरूरी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है रिफ्लेक्सेस। प्रत्यावर्तन शब्द है। सुपर 3 प्रकार के रिफ्लेक्सेस रहते हैं। सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, डीटीआर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और विसरल रिफ्लेक्सेस। वैद्य प्रिया शर्मा जी की जो बुक है रोगी रोग परीक्षा, उसमें इन्होंने सुपरफिशियल को उत्तान प्रत्यावर्तन, डीप रिफ्लेक्सेस को गंभीर प्रत्यावर्तन, विसरल रिफ्लेक्सेस को आशयिक प्रत्यावर्तन ऐसे नामकरण दिए। ट्रांसलेटेड शब्द में बता रहा हूँ वैद्य शर्मा जी के। अब सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस के अंतर्गत प्लांटर रिफ्लेक्सेस आते हैं, एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस आते हैं, क्रिमेस्टिक। मैं तीनों आपको क्लिप में दिखा रहा हूँ। नॉर्मली प्लांटर रिफ्लेक्स ऐसा है कि मैं क्लिप में ही बोलूँगा। डीटीआर के अंतर्गत अपर लिम्स में बाइसेप रिफ्लेक्स, ट्राइसेप रिफ्लेक्स और सुपाइनेटर रिफ्लेक्सेस आते हैं, और लोअर लिम्ब में नी जर्क या नी रिफ्लेक्स और एंकल जर्क या एंकल रिफ्लेक्स आता है। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट, विसरल रिफ्लेक्सेस। कई बार हम भूल जाते हैं, हम देखते हैं डिफिकेशन, मिक्सुरेशन और डिग्लूटिनेशन। आशयिक प्रत्यावर्तन, ये आशयिक प्रत्यावर्तन जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे डिफिकेशन है, मल प्रवृत्ति की संज्ञा आना और उसको सेंसेशन होना और वो डिफिकेशन के लिए जाना, ये विसरल रिफ्लेक्सेस के अंतर्गत आता है। ब्लैडर कैपेसिटी रहती 500 ml और 300 ml तक। अगर उसमें यूरिन स्टोर हो गई तो उसको सेंसेशन आना चालू होता है और वो व्यक्ति यूरिनेशन के लिए प्रवृत्त होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ये रिफ्लेक्स एक्शन छोटे बच्चों में ये एल्डर एज में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सॉरी, एल्डर एज में क्या रहता है, डिफिकेशन और मिक्सुरेशन को हम कंट्रोल कर लेते हैं और थोड़ी देर रुक करके आगे के लिए उस प्रक्रिया के लिए हम प्रवृत्त होते हैं।
पर छोटे बच्चों में ऐसा नहीं रहता है, वो तो एकदम रिफ्लेक्स, उसको सेंसेशन आया कि उसका यूरिनेशन हो जाता है, डिफिकेशन हो जाता है, प्रत्यावर्तन है, ये रिफ्लेक्स है, विसरल रिफ्लेक्स है। ये हम पूछते हैं पेशेंट से कि भाई मलमूत्र प्रवृत्ति की संज्ञा है या नहीं है, ब्लैडर बाउल उसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। ये विसरल रिफ्लेक्सेस में हम ओरली चेक करते हैं, क्वेश्चन द्वारा चेक करते हैं, प्रश्न पूछ करके चेक करते हैं। डिग्लूटिनेशन हम निगलन क्षमता के बारे में भी, कोई भी वस्तु चबा करके जैसी जैसी गले के नजदीक आई तो तुरंत वो निगल लेता है, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है, हम उसके लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करते हैं। बट जब ये डिग्लूटेशन बिगड़ जाता है या स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं ना, स्टार्टिंग में क्या रहता है, वो कुछ भी एक चम्मच कोई फ्लूइड या कोई भी द्रव, चाय कॉफी दूध या पानी देते तो वो जोर से उसको झटका लगता है, ठसका शब्द है मराठी में, और वो खांसने लगता है, तो उसका मतलब उसको गैग रिफ्लेक्सेस है प्रेजेंट, उसको निगलने में तकलीफ हो रही है, डिग्लूटिनेशन में कष्ट हो रहा है। ये पेशेंट सब पूछते हैं भाई खाते समय या पानी पीते समय उसको झटका लगा क्या, ठसका लगा क्या। ये हम इनडायरेक्टली विसरल रिफ्लेक्सेस को एग्जामिनेशन करते हैं। ये विसरल एग्जामिनेशन आशयिक प्रत्यावर्तन। उसके बाद सबसे पहले हम लेंगे सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस। ये पेशेंट में मैं आपको प्लांटर रिफ्लेक्स दिखा रहा हूँ, सुपरफिशियल उत्तान प्रत्यावर्तन में का प्लांटर। नॉर्मली पैर की जो जगह रहती है, मैं डायरेक्ट क्लिप दिखाता हूँ, फिर कुछ रहा तो मैं बोलूंगा, ठीक है। देखिए प्लीज, ये प्लांटर रिफ्लेक्स देख रहा हूं मैं। देखिए पेशेंट को सीधा सुला लीजिए, उसके पाद तल में पार्श्वी से लेके अंगुष्ठ तल तक एक नोकदार पॉइंटर घुमाते हुए ऊपर लेके जाइए। नॉर्मली पैर का अंगूठे का फ्लेक्शन होना चाहिए, संकोच होना चाहिए, बट इस व्यक्ति में ऐसा नहीं हो रहा, इसमें एक्सटेंशन हो रहा है, ये एबनॉर्मल साइन है। ये देखिए, ये देखिए अंगूठा देखिए, ये जगह देखिए, जगह बता रहे हैं, फिर से बताएंगे आपको कहां से कहां तक घुमाना है। देखो पादतल पार्श्वी से लेकर के अंगुष्ठ तल तक जा रहे हैं हम, साइड से ऐसा अंगूठा देखिए आपने, एक्सटेंशन हो रहा है, ये एरिया है पॉइंटर घुमाने की, एक्सटेंशन हो रहा है, ग्रेटर टो का एक्सटेंशन हो रहा है, और फिंगर्स जो है फैल रही है, फेनिंग ऑफ फिंगर शब्द है, फिर से दिखाएंगे हम आपको। देखिए देखिए, मैं बोलूंगा नहीं अभी। This is fanning of finger. ग्रेटर टो ऊपर आ रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। अंगुली देखिए फैल रही है। इस कंडीशन को बेबीज की साइन प्रेजेंट है, ये अपर मोटर न्यूरॉन डेफिशिएंसी का साइन है। एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस देख रहे हैं इस व्यक्ति में, मेरे ख्याल से इसमें अपसेंट है, इसमें कोई रिफ्लेक्स नहीं है, ये एबनॉर्मल है, कोई भी नहीं है। नॉर्मल वाला मैं नेक्स्ट क्लिप में दिखाया हूँ। कोई भी रिफ्लेक्स नहीं है इसमें। ये पेशेंट में प्लांटर दिखा रहे हैं हम आपको, फ्लेक्सर कैसा रहता है। ये प्लांटर रिफ्लेक्स नॉर्मल है,
देखिए संकोच हो रहा है, संकोच हो रहा है, ये नॉर्मल है। देखिए अंगुलियों का भी संकोच हो रहा है, फेनिंग नहीं हो रही है। इसके बाद ये मैंने आपको 7 महीने 5 महीने का बेबी का पिक्चर है। इसका हम प्लांटर आपको दिखाएंगे। जैसे मैंने बताया कि अपर मोटर न्यूरॉन की डेफिशिएंसी रही तो ग्रेटर टो का एक्सटेंशन होता है, फिंगर का फेनिंग होता है, प्रसार होता है अंगुलियों का। बट छोटे बच्चों में अप टू 1 ईयर नॉर्मल कंडीशन में प्लांटर रिफ्लेक्स लेंगे तो ग्रेटर टो का एक्सटेंशन मिलेगा, फेनिंग ऑफ फिंगर, अंगुलियों का प्रसार मिलेगा। उसमें ये नॉर्मल कंडीशन है। इसको हम बेबिंस्किन साइन नहीं बोलेंगे 1 साल के अंदर तक, और 1 साल के बाद फिर इसमें वो संकोच वाली प्रक्रिया में आ जाते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ये देखिए, ये देखिए वो एक्सटेंशन हुआ, देखा, फिंगर का फेनिंग हुआ, देखा। ये नॉर्मल कंडीशन है 1 साल तक के बच्चे के लिए। फिर से देख लीजिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फिर से देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन है अप टू 1 ईयर एक्सटेंशन होना। ये देखिए, ये देखिए, ये नॉर्मल है। अदरवाइज फ्लेक्सर होना नॉर्मल माना जाता है, बट 1 साल तक के बच्चे में एक्सटेंशन होना ये नॉर्मल है। अभी एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस मैंने उस समय जो व्यक्ति में दिखाया वो पेशेंट में वो एब्सेंट थे। नॉर्मली ये प्रेजेंट रहना चाहिए। ये देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है, देखिए रिफ्लेक्स आ रहे हैं उसमें। जैसे ही पॉइंटर घुमाया, रिफ्लेक्सेस देखिए एब्डोमेन के उधर, देखिए ये रिफ्लेक्सेस है, नॉर्मल कंडीशन है। ये नॉर्मल रिफ्लेक्स है, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। उत्तान प्रत्यावर्तन के अंतर्गत है ये। इसके बाद क्रिमेस्टिक वाले रिफ्लेक्सेस मैं आपको बताया हूँ, ये भी नॉर्मल कंडीशन का मैं आपको दिखा रहा हूँ सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस के अंतर्गत। ये देखिए, ये देखिए क्रिमेस्टिक वंशज प्रदेश से पॉइंटर घुमाया, टेस्टिकल्स ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं लोअर डायरेक्शन में पॉइंटर घुमा रहा हूँ, टेस्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहे हैं। ये क्रिमेस्टिक रिफ्लेक्सेस है। देखिए मैंने पॉइंटर घुमाया, टेस्टिकल्स ऊपर जा रहा है, ये क्रिमेस्टिक है, नॉर्मल है। देखिए दोनों साइड में नॉर्मल कंडीशन के क्रिमेस्टिक है। उसके बाद DTR, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। अपर आर्म में, अपर लिम्स में देखा जाते हैं बाइसेप, ट्राइसेप और सुपाइनेटर, और लोअर लिम्ब में देखे जाते हैं नी जर्क और एंकल जर्क। इसमें क्या किया तो क्या होता है, मोड ऑफ इलिसिटेशन और रिस्पांस क्या रहता है। बाइसेप के टेंडन पे स्ट्रोक मारा तो फ्लेक्शन होता है आर्म का। सुपाइनेटर में क्या था, टेंडन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस एट डिस्टल एंड एंड पर ऑफ रेडियस पे स्ट्रोक मारा तो फ्लेक्शन ऑफ फोरआर्म विद सुपाइनेशन होता है। ट्राइसेप में क्या था, ट्राइसेप टेंडन को स्ट्रोक मारा तो एक्सटेंशन ऑफ आर्म होता है। नी जर्क में क्या था, कार्डिसेप के टेंडन को स्ट्रोक मारा तो एक्सटेंशन ऑफ लोअर लिम्ब, लोअर लेग में एक्सटेंशन ऑफ लेग होता है, प्रसार होता है उसका। और एंकल पे टेंडो कैल्केनियस या पॉप्लिटियल मसल के टेंडन को स्ट्रोक मारा तो प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंकल होता है। ये मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले DTR में अपर लिम्स का देखेंगे। अपर लिम्ब में ये बाइसेप के टेंडन को कैच किया मैंने, स्ट्रोक मारा, ये एग्जागरेटेड है, ये एग्जागरेटेड है अपर लिम्ब का। ये ट्राइसेप का स्ट्रोक मारा टेंडन पे, आर्म का प्रसार हो रहा है।
अपर लिम्ब का सुपाइनेटर रिफ्लेक्स देखिए, ये सुपाइनेटर, ये एग्जाग्रेटेड है, ये लोअर लिम्ब में एंकल जर्क दिखा रहा। मैं ये एक्चुअली शुरू में मैं नी क्लोनस देखने की कोशिश कर रहा हूँ इस पेशेंट में। ये नी क्लोनस इसमें मिला नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसका एंकल जर्क दिखाऊंगा, थोड़ा आगे है क्लिप में, इसी में आगे है, एंकल जर्क देखिएगा। ये नी क्लोनस देखने की कोशिश हो रही है। ये एंकल क्लोनस सॉरी एंकल जर्क गुल्फ प्रत्यावर्तन ट्रांसलेटेड वर्ड है। प्रियव शर्मा जी ने जो नाम दिया है, वैद्य प्रियव शर्मा ने, गुल्फ प्रत्यावर्तन। देखिए मैंने वो टेंडन पे स्ट्रोक मारा, पॉप्लिटियल मसल का संकोच हो रहा है, इसको गुल्फा बनकर पाद का प्रसार हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, ये गुल्फा प्रत्यावर्तन है। एंकल जर्क गुल्फ प्रत्यावर्तन शब्द वैद्य प्रियव शर्मा ने दिया है। इसका एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस सुपरफिशियल देख रहे हैं सेम पेशेंट का। ये डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस में नी रिफ्लेक्स जानु प्रत्यावर्तन ट्रांसलेटेड वर्ड है। सबसे पहले ये पेशेंट में जानु प्रत्यावर्तन देखेंगे सिटिंग पोजीशन में। ओपीडी में हम लोग भी देख सकते हैं, देखते हैं। तो इसका जानु क्वाड्रिसेप के टेंडन पे स्ट्रोक मारेंगे तो एग्जागरेटेड रिफ्लेक्सेस आएंगे इस पेशेंट में। ये एग्जागरेशन, एक बार स्ट्रोक मारने के बाद 2-3 बार लेग का ऊपर होना शुरू हो जाता है, दैट इज एग्जागरेशन। जानु प्रत्यावर्तन ट्रांसलेटेड वर्ड, ये क्लोनस शुरू हो गया है, एंकल क्लोनस हो रहा है। एंकल का संकोच हुआ गुल्फ संधि का तो रिदमिक ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो क्लोनस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, ये हो गया ना, ये इस तरफ ये पेशेंट में बाइसेप और ट्राइसेप का ओपीडी लेवल पे हम देखते हैं सिटिंग पोजीशन में। बाइसेप के टेंडन पे अंगूठा रखा है मैंने और उसके स्ट्रोक मार रहा हूँ। देखिए ये एग्जागरेटेड है। ये ट्राइसेप देखिए आर्म का कैसा प्रसार हो रहा है, ये एग्जागरेटेड है। तो पीछे से हम आपको फिर ट्राइसेप मसल का संकोच दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ से देखिएगा अभी ट्राइसेप कैसे दिखती है, उसका संकोच हो रहा है। देखिए वो ट्राइसेप का संकोच हो रहा है। एग्जागरेटेड टेंडन रिफ्लेक्सेस किस में मिलते हैं? पिरामिडल लीजन, टिटेनस पॉइजनिंग, स्ट्रिक्नाइन पॉइजनिंग, हाइपरकैलिमिया में मिलते हैं। एब्सेंट टेंडन रिफ्लेक्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन डिसीज में, न्यूरोनल शॉक में, मार्क्ड स्पास्टिटी एंड मस्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उस कंडीशन में एब्सेंट रहते हैं। इसके बाद क्लोनस शब्द में बार-बार यूज कर रहा हूँ। ये पेशेंट में मैं क्लोनस बता रहा हूँ कि स्पास्टिसिटी, क्लोनस इज अ रिदमिकल सीरीज ऑफ contractions in response to the maintenance of tension in the muscle. Ankle clonus is obtained by sharply dorsiflexion of ankle. It is present in pyramidal lesion. ये पहले पिक्चर में देखिए, ये क्लोनस है, गुल्फ नी क्लोनस, सॉरी एंकल क्लोनस है। ये
उल्पसंधि का जब संकोच होगा तब एक रिदमिक ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं। ये हम हाथ से भी देख सकते हैं। देखिए मैं हाथ से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये क्लोनस है, एंकल क्लोनस है। बाकी उस समय में एक पेशेंट में नी क्लोनस देखने की कोशिश कर रहा था, नहीं मिला। कई बार मिलते हैं हमको पेशेंट में, पर अभी कोविड कालावधि आया तो पेशेंट जरा कम है, इसलिए हम वो नहीं मिला पाए वो नी क्लोनस आपको दिखाने के लिए। एंकल क्लोनस है, इसमें भी मैं नी क्लोनस देखने की कोशिश किया, नहीं मिला। इसके बाद ये एक और क्लोनस सुपाइनेटर का देखिएगा, ये सुपाइनेटर पे हमने जर्क देके छोड़ दिया उसको, ये क्लोनस आ गया उसको जब हम पकड़ेंगे हाथ से सपोर्ट देंगे तो बंद हो जाएगा। ये रिथमिक एक्शन जो ट्रेमर्स आ रहे हैं ये बंद हो जाएंगे, ये क्लोनस है सुपाइनेटर के। अभी उसके बाद रॉबर्ट्स टेस्ट। ये टेस्ट में पेशेंट को मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। पेशेंट इज आस्क्ड टू स्टैंड विथ हिज फीट क्लोजली अप्रोक्सीमेटली, फर्स्ट with the eyes open, then with eye closed. The sensory ataxia, the patient is able to maintain the upright position while eyes are open, but when eyes are closed, patient swings. This is positive rhombus side. Second पढ़ रहा हूँ, in unilateral cerebellar hemisphere region or in unilateral vestibular lesion, the patient will sway or fall toward the involved side. The head may be tilted toward the involved side with the chin rotate toward the sound side. तीसरी कंडीशन, the vermis of middle cerebral lesion, there is difficulty in standing erect and maintain a steady position with the eyes either open or closed. It is if he falls, it is generally backwards or forward. अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पेशेंट में रॉम्बस साइन कैसे देखते हैं। 4 कंडीशन है, सीधा खड़ा होकर के हाथ नीचे, आईज ओपन, सीधा हाथ नीचे, आईज क्लोज, हाथ सामने करके आईज ओपन, हाथ पीछे सामने रख के आईज क्लोज। अभी इसमें पहली कंडीशन चल रही है, आँख खुली हुई है, सीधा खड़ा है, इसमें कोई भी पेशेंट को गिर रहा नहीं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं गिर रहा है। अभी दोनों हाथ सामने करने के लिए बोला उसको और खड़ा रहने को बोला, उसमें कोई भी एबनॉर्मल साइन नहीं मिला, पेशेंट आराम से खड़ा रह सकता है। अभी आंखें जोर से बंद करने के लिए बोलते हैं, खींचने के लिए बोलते हैं। देखो गिर रहा है, वो लेफ्ट साइड में गिर रहा है, ये रॉम्बस साइन पॉजिटिव है इसमें। पैर का अंगूठे नजदीक ले रहा है। ये रॉम्बस पॉजिटिव साइड पेशेंट। कई बार मैं स्टूडेंट से पूछते रहता हूँ कि हम लोग रोज की दैनिक जो नित्य प्रक्रिया रहती है, हम सुबह नहाते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सब करते हैं। तो क्या हम लोग रोज के दैनिक नित्य प्रक्रिया में हम खुद के शरीर पे, अपने शरीर में रॉम्बस टेस्ट करते हैं क्या? ये टेस्ट पॉजिटिव है हमारे शरीर में या नेगेटिव है? क्या ये हम रेगुलर करते हैं? आप लोगों से भी यही क्वेश्चन है और मैं बोलूँगा ये आप लोग भी रोज ये प्रक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं? यानी जब आप स्नान करने के बाद हमारा एक रूटीन एक्टिविटीज़ में रहता है कि हम कहीं भी अगरबत्ती लगाते हैं, पूजा करते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, दोनों पैर नज़दीक जोड़ के रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं और आंखें बंद करते हैं। उस अवस्था में हम 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट खड़े रहते हैं। और अगर हम सीधे खड़े हुए रहे और 20 मिनट तक हमको कुछ भी नहीं हो रहा है तो दैट इज रॉम्बस टेस्ट नेगेटिव है, हमारे शरीर में कोई भी न्यूरो डेफिसिट नहीं है। ये रूटीन में हम सब देखते रहते हैं रॉम्बस टेस्ट अपने शरीर में। तो ये मेरा मत है कि हम रॉम्बस टेस्ट करते हैं अपने शरीर में, पेशेंट में करते हैं, ये अलग चीज है। उसके बाद ट्रेमर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ट्रेमर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। Tremor is an involuntary rhythmic muscle contraction leading to shaking movement in one or more parts of body. अभी ट्रेमर्स के टाइप्स हैं, रेस्टिंग ट्रेमर्स, एक्शन ट्रेमर, साइकिक ट्रेमर्स, टेंशन ट्रेमर्स और सनाइल ट्रेमर्स।
तो सबसे पहले रेस्टिंग ट्रेमर्स ये कंडीशन है, आदमी पेशेंट जब रेस्ट कंडीशन में रहता है उस अवस्था में उसके हाथ में या लिप्स पे या टंग्स में या नेक पर एक रिदमिक ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं, या पूरे बॉडी में रिदम में ट्रेमर्स है रेस्ट कंडीशन में। जब वो किसी प्रकार की एक्टिविटीज करता है तो वो ट्रेमर्स बंद हो जाते हैं। और ये मैंने ये पेशेंट में आपको दिखाया है, ये देखिए ये पेशेंट में रिदमिक ट्रेमर्स है, वो शांत बैठा हुआ है और बैठे बैठे 30 सेकंड के बाद उसमें रिदम शुरू हो जाते हैं, अंगूठा देखिए उसका हिलना शुरू हो गया। ये रिदमिक ट्रेमर्स है और ये हमेशा रिदमिक ट्रेमर्स मिलते हैं, स्पिंडल रोल ट्रेमर्स मिलते हैं, पार्किंसन डिसीज में मिलते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर्स मिलते हैं। उसके अगेंस्ट ये है एक्शन ट्रेमर्स। It occurs with the involuntary movement of muscle. It is again subdivided into the kinetic tremors or postural tremors. The kinetic tremors occurs during the movement, while postural tremors occur during the maintenance of postures against gravity. ये हमको जो डिसीज में, ये मैंने क्लिप में आपको दिखाया हूँ, पहले ये क्लिप देखिए, उसको हाथ ऊपर करने के लिए बोलेंगे तो ट्रेमर्स आना शुरू होगा। सीधे से ऊपर नहीं जाएगा वो। एक्शन करने को बोलो तो ट्रेमर्स आ जाते हैं। ये पूरी तरह इजीली नहीं कर पाएगा, आप देखिए वो होल्ड करने में, यानी हाथ पूर्ण बाजू का में पूर्ण बाजू का लगेगा, आगे बाजू का भी हाथ बंद कर में पेट बंद कर, ये इजीली नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फिंगर का सपोर्ट लेके बंद कर रहा है। देखो ये वार्ड में अभी भी, आज भी हमारे वार्ड में ये फिंगर का सपोर्ट ले रहा है। ये एक्शन ट्रेमर्स है। ये कोरिया नाम के डिसीज में रहते हैं। कोरिया दो प्रकार की, हंटिंगटन कोरिया और रूमेटिक कोरिया, ऐसे दो डिसीज है। तो ये कोरिया में ये एक्शन ट्रेमर्स मिलते हैं। थर्ड इज टेंशन ट्रेमर्स। एक गुस्से वाली कंडीशन पे किसी प्रकार का टेंशन आया, जोर जोर से चिल्ला रहा है, उस समय हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो जो रहते हैं टेंशन ट्रेमर्स रहते हैं, वो टेंशन ट्रेमर्स रहते हैं एंजाइटी में। और चौथा है साइकोजेनिक या हिस्टेरिकल ट्रेमर्स। साइकोजेनिक कैसी, जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, पहली बार स्कूल में भाषण देने जाता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। स्टेज डेयरिंग किसी को नहीं रहती, स्टेज पे जब जाके बोलने लगता है, ऑफिस में बॉस ने बुलाया, क्यों बुलाया, वो एकदम डर जाता है, साइकोलॉजिकली उसमें ट्रेमर्स आना शुरू हो जाता है, कपकपी आने लगती है, दैट इज साइकोजेनिक ट्रेमर्स। ये हिस्टेरिकल शब्द यूज किया है, पर अभी ये कन्वर्शन डिसीज में कन्वर्ट हुआ है। मेल्स में भी ये इस प्रकार के ट्रेमर्स आते हैं, तब उसको कन्वर्शन डिसीज नाम से काउंट होता है। चौथा मैंने लिखा है सनाइड ट्रेमर, पांचवा जो लिखा है सनाइड ट्रेमर्स लिखा है। ओल्ड एज, 70 साल के ऊपर 75-80 में जब व्यक्ति जाता है तब उसके गर्दन में हल्के से कंप दिखाई देता है। जब वो बोलता है तो बोलने में उसे एक कपकपी जैसी रहती है, उसकी आवाज लग रही है कि स्लरिश हो रही है, अटक रही है, या बोलने में कुछ लड़खड़ा रही है, वो सब सनाइड ट्रेमर्स के अंतर्गत आते हैं। ये 5 प्रकार के ट्रेमर्स हमको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते समय देखना चाहिए, ट्रेमर्स है तो किस वजह से है। सो थैंक यू।